नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जोर शोर से जुट गई है और आगामी चुनाव से पहले बीएसपी गांव चलो अभियान से युवाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी और इस अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाले युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जल्द ही इस अभियान की समीक्षा करेंगी और प्रत्येक बूथ पर 5 पदाधिकारी बना के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही पार्टी निकाय चुनाव से पहले इस अभियान में जान डालने की पुरजोर कोशिश में भी जुट गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या बीएसपी इस मिशन से पार्टी को खड़ा कर पाएंगी, क्या और मजबूत कर पाएंगी, क्या लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी? एकला चलो की राह पर है बीजेपी के। अब यानी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे मजबूती को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है, अभियान चला रही है, अब उसी राह पर बीएसपी है और मायावती भी उसी रास्ते पे चल के बीजेपी को ही टक्कर देने की तैयारी में है। यानी अब मायावती पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं और अलग अलग अभियान चला के अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज मायावती करा रही हैं। तो अब तक चूंकि चुनाव दर चुनाव हर चुनाव में मायावती का जो ग्राफ है, बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिर रहा था। 2007 की जीत के बाद जैसे जैसे चुनाव आए तो चुनाव दर चुनाव बीएसपी का वोट प्रतिशत भी गिरा है बसपा का, और सीटों में भी जिस तरह की कमी आई वो किससे छिपी नहीं। तो अगर 2007 की बात करें तो 30% वोट मायावती की पार्टी को मिले। 2012 में यह वोट प्रतिशत 25% तक पहुंच गया। 2017 में यही वोट प्रतिशत 22% तक रह गया और 2022 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 12% पे वोट प्रतिशत बीएसपी का रह चुका है। ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरा है और 2019 का अगर लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो बाकी हर चुनाव में मायावती का ग्राफ गिरता जा रहा है। और चूंकि 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उसका फायदा सपा से ज्यादा बसपा को हुआ। 10 सीटें 0 से 10 तक मायावती उस चुनाव में पहुंची। उसके बाद 22 का चुनाव हुआ तो फिर पार्टी सिमट गई, विधानसभा चुनाव 22 का। और अब चूंकि वो पूरी तरह से ना तो सत्ता के खिलाफ सड़क पे दिखाई दी किसी मुद्दे को आधार बना के, और दबी जुबान से कुछ मुद्दों को आधार बना के जरूर उन्होंने कभी सोशल मीडिया के जरिए कभी बयान के जरिए सरकार को घेरा, लेकिन उतनी सक्रिय वो नजर नहीं आई जितना प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आई। और समाजवादी पार्टी बीएसपी को, मायावती को बीजेपी की ही बी टीम बताती है। लेकिन अब अगर बीएसपी एक्टिव नजर आती है तो क्या इसका नुकसान सपा को भी होगा? चूंकि अब तक टक्कर प्रदेश में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की बनी हुई है और अगर सक्रिय भूमिका निभाती हैं मायावती इस चुनाव में तो फिर क्या उनकी कोशिश होगी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए? तो दलितों को न्याय दिलाने में यूपी अव्वल है। 49,613 मामले यूपी में दर्ज हुए और राष्ट्रीय स्तर पे केवल 14% मामलों में दोष सिद्ध हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 31% मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। तो उत्तर प्रदेश दलितों पे जो अत्याचार हुआ उसमें सजा दिलाने में अव्वल रहा है। और क्या यही एक वजह है कि मायावती का वोट बैंक खिसकता हुआ बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया? इसकी हम समीक्षा करेंगे, जानेंगे। कुछ देर में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 2007 के बाद कई बड़े नाम हाथी का साथ छोड़ चुके हैं, जिसमें राज बहादुर का नाम शामिल है। बारी बारी से एक एक करके इन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। रामअचल राजभर का नाम उसमें शामिल है और उनके अलावा कई और बड़े नाम भी हैं जिन्होंने 2007 के बाद पार्टी को बाय बाय कहा। लालजी वर्मा का नाम है। कभी 2007 की जब पार्टी जीती थी तब मायावती के नवरत्न ये हुआ करते थे। ये जो नाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रिजेश पाठक, वो भी हाथी का साथ छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। इंद्रजीत सरोज का नाम उस लिस्ट में शामिल है। तो हमारे साथ इस वक्त दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और केपी श्रीवास्तव है जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, आप ही की
रास्ते पे चल के आप ही की काट करने की तैयारी मायावती कर रही हैं, युवाओं को तरजीह देके गांव चलो अभियान और कई दूसरे अभियान, बूथ को मजबूत करने को लेकर, यानी आपके रास्ते पे चल के आपको ही टक्कर देने की तैयारी मायावती कर रही है। हाँ, चलिए राजेश जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्ट्रक्चर को देख करके और संगठन की मजबूती को देख करके तो किसी पार्टी ने सीखने का काम किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर मैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन और 12 महीने लगातार जनता के बीच में रह करके उनकी समस्या और उनके समाधान उसके लिए काम करता है। ये जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय आकर के जनता के बीच में और युवाओं के बीच में नहीं जाते, लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, लगातार महिलाओं के बीच में रहते हैं, लगातार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रहते हैं और लगातार किस तरीके से जनता के हित के निर्णय के लिए हमारे केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री की सरकारी योजनाएं, जो सरकार की जरा चलाई हुई योजनाएं हैं, वो अंतिम पायदान पर गरीब कल्याण की योजनाएं उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, और उसका परिणाम भी हमने सामने देखा है राजेश जी। लगातार जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरीके से इस विकास की यात्रा को उत्तर प्रदेश में लगातार जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जो उत्तर प्रदेश के परिदृश्य है, उसको बदलने का काम किया है और जिस तरीके से आज विकास के पायदान पर खड़े हुए इस गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंची है, उसका भरोसा और जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कपिल श्रीवास्तव, चूंकि अभी तक कपिश जी, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में देखा यही गया कि दो दलों में टक्कर, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। बीएसपी अब तक उतनी एक्टिव दिखाई नहीं दी हर चुनाव में, लेकिन अभी वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ वक्त में। आपको लगता है इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि मुकाबला उनकी कोशिश ये होगी कि उसे त्रिकोणीय बनाया जाए? राजेश भाई, सबसे पहले कि चैत्र नवरात्रि की और हिंदू संवत्सर के प्रथम दिन की आप सभी लोगों को ढेर शाब्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हमारे छोटे भाई को भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शंकर साहब को भी। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि राजेश भाई, आप भी थोड़ा घबरा गए थे अपने पीसीआर की वजह से कि ये नए केपी श्रीवास्तव कौन आ गए, लेकिन अभी तक उन्होंने ठीक नहीं किया। हाँ, कपिश जी करिए, उनका नाम कपिश है, पूरा नाम कीजिए कपिश श्रीवास्तव, मैं ठीक कराता हूँ जी। जी जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बहन जी जो है वो अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चलाती, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बहन जी की पार्टी वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ती हैं, वो समाजवादी पार्टी से लड़ती हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, जब हमने 2019 के अंदर जो है गठबंधन किया था तो बहन मायावती जी को 10 सीटों का फायदा हुआ था। हाँ। समाजवादी पार्टी 5 सीट पे थी और 5 ही रह गई। बावजूद इसके बहन जी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया था, और उस गठबंधन के पीछे तोड़ने के एक कारण था, बहुत भारी मन से उन्होंने तोड़ा। उसके लिए हमारे छोटे भाई की पार्टी में जो ईडी और सीबीआई है, जो तमाम तरह की एजेंसीज हैं जिनका उपयोग अपने हिसाब से करते रहते हैं, तो जो थोड़ा कमजोर लोग होते हैं या उनकी नस कहीं दबती है तो उन्हें डर के मारे फिर उनके ही शरणागत होना पड़ता है और फिर भारी मन से उनके फैसलों को पीछे से कहीं ना कहीं से जारी करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिस समय राज्यसभा का चुनाव था या एमएलसी का चुनाव था, बहन मायावती जी ने खुलेआम ऐलान किया था कि हमें समाजवादी पार्टी को हराना है, भले भारतीय जनता पार्टी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करने के लिए कह रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे गुजरात है। लेकिन कपिश, यहां मैं थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने दलितों पे जो अत्याचार हुए उसमें न्याय दिलाने में अव्वल है। यानी अगर आप पूरे देश का नैरो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मामले दर्ज हुए उसमें न्याय दिलाने में प्रदेश जो है वो आगे दिखाई दे रही है। इस पे जवाब मुझे लगता है कि दीपक जी दे रहे हैं। दीपक सोनकर, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो इस पर होने वाले अत्याचार का मामले को, अंबेडकर मूर्ति के तोड़ने से लेकर के और जबान काटने से लेकर के, आपने देखा होगा हाथरस की बेटी जिसका बलात्कार हुआ, उसके बाद 3 दिन मीडिया तक नहीं लोकतंत्र को जारी करा पाई,
और उसके बाद जो हाई कोर्ट ने चपेट लगाई, तब योगी सरकार ने अपने डीएम तक को नहीं हटाया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सीबीआई ने एक इंक्वायरी सेटअप की और उन्होंने एफआईआर को आगे बढ़ाते हुए इन पे चार्जशीट लगाई। और जो इनके प्रशांत कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने तो कह दिया था कि पेनिट्रेशन हुआ नहीं, इसलिए बलात्कार नहीं हुआ है और सामूहिक बलात्कार भी नहीं हुआ है। इनके नेता जो हैं अगले, जिसने ये बलात्कार किया था उनके साथ जाकर के खड़े थे और उनकी जो है महाकुंभ लगा रहे थे। तो आप खुद देखिए, ये दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, चाहे सीतापुर की घटना हो या गोरखपुर के अंदर आज जिस तरीके से घटना घटी है वो अद्वितीय है। जहां तक न्याय दिलाने का मामला है, न्याय एक प्रक्रिया होती है, वो सरकार से नहीं मिलती है, वो बकायदा न्यायालय देती है, इसलिए न्यायालय का श्रेय नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले मामले दर्ज ही नहीं होते थे, अब मामले दर्ज हो तो इंसाफ होता है, उनकी सजा दिलवाई जाती है। और ये जो बयान है, इसका जो आंकड़े हैं, ये हम नहीं दे रहे, ये बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में लिखित में बयान दिया। अगर आप कहें तो मैं आंकड़े भी देखिए इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बात पे दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक, मैं उन बयान को श्वेत पत्र नहीं मानता। देखिए राजेश जी, लोकसभा के अंदर तमाम भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता नहीं हूं। होते। मगर अभी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कह रहा हूं कि ये तो एक तरफा की बात है, ये कोई अलग से रिपोर्ट नहीं जारी की गई है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं अगर उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जो है भ्रमित करने के लिए किस स्टेटमेंट। अब सच्चाई को भी सुन लीजिए कपिल जी भाई साहब, जो सच है उसको भी सुन लीजिए, जो सच है उसको भी सुन लीजिए। देखिए, आपने कहा कि दोस्ती हमारी रही, भाजपा की दोस्ती और बसपा की दोस्ती रही। देखिए राजेश जी, किस तरीके से 2019 का गठबंधन रहा, उस गठबंधन का परिणाम क्या रहा ये भी हमने देखा, और बाद में वो दोस्ती में दरार हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से ये दलितों के अत्याचार पर न्याय दिलाने की बात है, जिस तरीके से सरकार ने दलितों के हित के लिए और गरीबों के हित के लिए और जिस तरीके से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का परिणाम उत्तर प्रदेश में दिया है, ये उसका एक उदाहरण है। दूसरी बात, ये अभी आप हमारे कह रहे थे कि बाबा साहब जी की मूर्ति को किसके कार्यकाल में तोड़ा गया था? पार्क में, कैसे पार्कों में बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया था कपिल जी भाई साहब? आपको अगर डेट याद हो तो बता दें कि जिस तरीके से कि 2012-15 के अंदर कैसे बाबा साहब के पार्कों से हटा करके उनकी मूर्ति को नीचे गिराने का काम किया। दूसरी बात, आप ना तो लोकतंत्र में विश्वास करते, ना संविधान पर विश्वास करते, और किस तरीके से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को और कैसे एक शब्द को, किस तरीके से जाति साजिश शब्द को आप अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बैनर पर लगाते हैं, उस शब्द की प्रदर्शनी करते हैं, किस तरीके से समाज में एक धूमिल प्रदर्शन देने का काम करते हैं, जो बाबा साहब जी के अपमान को, और लगातार उनका किस तरीके से अपमान उस शब्द के आधार पर किया गया और कैसे उस पर समाज का अपमान किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और उत्तर प्रदेश की जनता ये दर्शाती है। दूसरी बात, ये सरकार में देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सरकार भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, मगर किसी ने इस वर्ग की चिंता करने का काम नहीं किया, कभी भी इस वर्ग को नेतृत्व देने का काम नहीं किया, कभी भी इस वर्ग को सशक्त बनाने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा था, उसको भी आगे की पंक्ति में लाने का खड़ा काम किया है, उसको भी सशक्त बनाने का काम किया है, उसको भी नेतृत्व देने की क्षमता देने का काम किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव खड़ा किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको क्लैरिफिकेशन देना, नहीं, क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए क्लैरिफिकेशन कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके बैनर पोस्टर लगाया जा रहा था। वो अपमान नहीं था बाबा साहब का, वो अपमान था समाज का। तब आप कहां थे? बाबा साहब जी की मूर्तियों को मुझे बताइए कि उस प्रकार के मामले में आपने क्या किया? तब आप कहां थे? जब आप खुले मन से 2015 के अंदर इस तरीके से 2 दलित भाइयों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद तब आप कहां थे? तब आप नहीं थे क्या? कपिल श्रीवास्तव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना भाई, कुछ थोड़ी सी कहीं शेष हो। भाई दलित उत्पीड़न में आप नंबर 1 पे हैं, और आप लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र के मंदिर में झूठी बातें कह ले, रिपोर्ट कह रही तो है वो आधार नहीं हम होता नहीं है। कह रहे हैं, राजेश जी भाई साहब की रिपोर्ट बता रही है, जो सरकार की रिपोर्ट है वो बता रही है।
कि दलित उत्पीड़न में न्याय दिलाने में सरकार आप अपना कैसे बता सकते हैं? उसको नहीं स्वीकार करना चाह रहे क्या? का काम है, न्यायालय के काम को आप कैसे ओढ़ सकते हैं महाराज, ये मुझे। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। संदीप, बीजेपी की राह पर चलकर ही बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी बसपा कर रही है। ये जो अभियान है बूथ को मजबूत करने का, युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का, किस तरह का ये अभियान है और कैसे मायावती अब एक्टिव दिखाई दे रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना अगर बहुजन समाजवादी पार्टी करने लगी है, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी एक यंग लड़कों के साथ में यानी यूथ को साथ एक करके जो है अब आने वाले लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, उस पे अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है। यानी कि जो उनके जो वार्ड हैं, उन वार्डों को लेकर के पूरी मजबूती करना चाह रही है और अपने जो 5-7 जो उनके जो अपने एक बूथ लेवल पे अपने यूथ को खड़ा करने के इरादे से अब बीएसपी जो है आगे बढ़ना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो आगे बढ़ना चाह रही है क्योंकि इससे पहले कि अगर उनके रिकॉर्ड की अगर बात करें, लगातार उनके ग्राफ जो है गिरते चले गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के उनके पुराने जो बड़े नेता थे वो साथ छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे जो अंदाजे जो कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का क्या स्टैंड होने वाला है, बीएसपी किस मुद्दे को लेकर के समाज के सामने आना चाहती है, वो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के पिछले चुनाव में भी कयास लगाई जा रही थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाए थे। शायद यही सबसे बड़ी वजह रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी और यही सारी वजह रही है कि बीएसपी स्टैंड नहीं कर पा रही थी। तो अब आने वाले समय में जिस तरीके से यूथ को आगे करना चाह रही है और यूथ के साथ में चुनाव लड़ना चाह रही है और लगातार अपने इस निकाय चुनाव को लेकर के वो सक्रिय भी हुए हैं, तो अब निश्चित तौर पे कुछ अधिक सीटें लाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इससे जमीन पर उतर करके किस हद तक मायावती जो है उतरती हैं और अपने जो उनसे रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हुए, उनको कैसे मना पाती है, तो ये सबसे बड़ा विषय होगा क्योंकि चुनाव आगे आने वाले समय में है और अपने जिनके पिछड़े हुए नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, क्या उनका साथ फिर से मायावती पा पाएंगी, ये सबसे बड़ा विषय होगा। यानी कि यूथ को जरूर एक साथ करना चाह रही है, लेकिन जो पुराने छूटे हुए नेता हैं अगर उनको अपने साथ ले आती हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके 2007 की बात की अगर बात करते हैं तो लगातार उनके नेता उनकी पार्टी का साथ छोड़ करके, दामन छोड़ करके निकलते चले गए, अलग चले गए। चाहे हम लालजी वर्मा की बात कर लें या हम नकुल दुबे के बड़े नेताओं की बात कर लें, जो जमीन पर उतर करके एक बार संघर्ष करते हुए नजर आए थे मायावती के लिए, लेकिन आज वो किसी न किसी और पार्टी में जा करके अपना नई राजनीति तैयार कर रहे हैं, नई रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे मायावती को उन बड़े चेहरों को साथ लाना चाहिए और उन साथ ला करके निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों पे जमीन पे उतर करके एक बार फिर से जो है अपनी बात रखनी चाहिए। जी ठीक है दीपक, देखिए अब चूंकि विधानसभा चुनाव से पहले मायावती एकदम साइलेंट थी, बहुत ज्यादा मुखर वो नजर नहीं आ रही, ना सरकार की नीतियों को लेकर हमें सड़क पे बीएसपी कार्यकर्ता दिखाई दिए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वो एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीएसपी, और आप चूंकि 80 का नारा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चुनौती बड़ी है। देखिए, चुनौती तो राजेश जी 2014 में भी हमने देखी थी और जो चुनौती हमने 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन की भी चुनौती देखी थी और उसका परिणाम भी जनता ने दिया है। जनता का आशीर्वाद किसके साथ है उसका परिणाम हम सब लोग ने देखा है। मगर हम तो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम तो विकास की यात्रा के साथ बढ़ रहे हैं कि कैसे गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचे, कैसे उनके हित की समस्या उनके समाधान तक पहुंचे, किस तरीके से हर व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए, कैसे आत्मनिर्भर भारत तैयार हो, किस तरीके से मिड विजन जैसा भारत तैयार हो, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हाँ। जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, जो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है, आज वो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। उत्तर प्रदेश आज सर्वोत्तम प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश आज उद्योगों का प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश आज स्वास्थ्य से बड़ा प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे का प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बड़े बड़े एक्सप्रेस वे का प्रदेश बना है। तो जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंची है और जनता निश्चित तौर पर उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय करती है। जो परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा जनता उसको स्वीकार करती है। निश्चित तौर पर हर का कार्यकाल जनता ने देखा है, बसपा का भी देखा, सपा का भी देखा और भाजपा का भी देखा। तो उस कार्यकाल के आधार पर जिस तरीके से जनता का परफॉर्मेंस है, जनता को उस कार्य को देने का। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, देखिए सबसे बड़ी चीज तो हम ये कह रहे हैं कि इनको वीर गाथा गाना बंद कर देना चाहिए।
पूरे देश की जीडीपी की -23 में ले जाने वाले हैं ये। उत्तर प्रदेश की नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ते कि स्वास्थ्य के मामले में आप 16वीं पोजीशन पर, इतनी बड़ी देश की जनता, और आप बजट कितना खर्च करते हैं? 40%। अरे सर मानिए, आंकड़ों के साथ बैठिए और आप अपने ही नीति आयोग को देख करके कुछ ऊपर कर लीजिए, कम से कम उत्तर प्रदेश को मान लेंगे। जिसकी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ना सही हो, चरमरा रही हो, वहां पर रोजगार किस तरीके से आप देंगे? आप भले 32 लाख करोड़ का आप एमओयू सिग्नेचर कर लीजिए, लेकिन 6 वर्ष पहले जो आपने 4.5 लाख करोड़ का किया था, आप उसने 100 करोड़ रुपए धरती पर उतार नहीं पाए, क्योंकि आप श्वेत पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए धरती पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में किया गया। कपिल जी भाई, आप जाकर के देखिए शाहजहांपुर के अंदर बनी हुई सीमेंट की फैक्ट्री को, जाकर के देखिए नोएडा के अंदर बना हुआ डाटा सेंटर को, जाकर के देखिए किस तरीके से लोगों को बड़े उद्योग से आज मैंने खोल करके रख दिया में बदल रहा है। ये और मुंह जो के लोग हैं, फेंकने वाले लोग हैं, फेंकने वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं, फेंकने में विश्वास करते हैं, इसलिए इनके हाथ से अगर आप बाल फेंकवाइएगा तो सीधे पाकिस्तान पहुंच जाएगी, या शमशान कब्रिस्तान पहुंच जाएगी, या हिंदू मुसलमान पहुंच जाएगी। चलिए, वक्त इतना ही था मेरे पास। ठीक है, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका भी, दीपक सोनकर आपका, संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सवाल यही है कि अब चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती एक तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के ही रास्ते पे चल के बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी है, यानी बूथ को मजबूत करके और युवाओं को साथ जोड़ के। देखना होगा मायावती की इस रणनीति का आने वाले चुनाव में कितना असर होगा।